नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2018 से 2020 तक जो GS3 पेपर में आ चुके हैं। इस सेशन में हम एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कशन की शुरुआत करने वाले हैं। ये होगा 2 सेशंस में हम पूरे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये है पार्ट 1 ऑफ आर डिस्कशन जहां पर हम 7 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम और 7 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। सबसे पहला सवाल यहाँ पर है 2018 HAS मेंस एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार न्यूज़ में रहता है, नए नए रामसर साइट से डेजिग्नेट किए जाते हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है फ्रॉम द टॉपिक इश्यूज कंसर्न्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स कन्वेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वेंशन दिया हुआ है, यानी कि ये और इस तरीके के इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर सवाल आ सकते हैं। एंड मेनली जो करंट रिलेटेड जो सारे चीज़ें हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कमीशन पूछ लेता है। करंटली जो न्यूज़ में है उससे रिलेटेड मेनली सवाल आते हैं। तो 2018 में ये पूछा गया था इस टॉपिक से, जो कि हमारे GS3 के सिलेबस में अगर हम देखें तो यूनिट 3 सब यूनिट 1 का टॉपिक है। इसका जब भी हम एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम जानते हैं कि क्वेश्चन में हमें कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला कीवर्ड यहाँ पर है, सबसे पहला माइक्रो क्वेश्चन जो बनेगा, ये सारे कीवर्ड्स माइक्रो क्वेश्चंस बनेंगे मोस्टली। तो पहला कीवर्ड है रामसर कन्वेंशन। खुद ही रामसर कन्वेंशन के बारे में हमें बताना है, मेन फीचर्स हमें बताने हैं। ठीक है, तो दूसरा कीवर्ड ये हो गया। ठीक है, तो डिटेल्स हम बताएंगे पहले रामसर कन्वेंशन के एंड देन मेन फीचर्स। तो डिटेल्स यहाँ पर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसे जो है रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। 1971 में इस कन्वेंशन को जो है लॉन्च किया गया था, शुरुआत इसकी हुई थी और तब से जो वेटलैंड्स हैं, जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हम उन्हें मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही वाइड बायोडाइवर्सिटी, मेनली बर्ड्स और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश वगैरह को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, साथ में वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करता है। तो इस वजह से इन वेटलैंड्स के कंजर्वेशन को हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ताकि पूरे के पूरे फूड चेन और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो सके। इस वजह से इन वेटलैंड्स को एक स्पेसिफिक लिस्ट का पार्ट बनाया जाता है, जिसे हम रामसर लिस्ट साइट लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस साइट को अगर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दे दी गई है तो उसे कंजर्व करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स इंटरनेशनली और नेशनली लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और ये चीज़ें हम फीचर्स में लिखेंगे। तो हमने टेक्निकल डिटेल्स यहाँ पर बता दिया सबसे पहले कि 1971 में ये लाया गया था और इसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है, रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है, बिकॉज ईरान के एक टाउन रामसर में ये जो है लॉन्च किया गया था। अब फीचर्स बता रहे हैं हम, सेकंड पार्ट जो है सेकंड माइक्रो क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट्स एज वेटलैंड्स, ये किया जाता है एज पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन में हम कह सकते हैं कि वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड हैबिटेट्स को क्लासिफाई करके डेजिग्नेट किया जाता है एज वेटलैंड। और ये वेटलैंड जब डेजिग्नेट कर दिया गया है बाय द नेशनल गवर्नमेंट, तब अगर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जो है वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो उसे इंटरनेशनल डेजिग्नेशन दी जाती है और उसे एक रामसर साइट माना जाता है। अब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जब मिलती है तो नेशनल इंटरनेशनल एफर्ट्स लगते हैं उस साइट को कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो किस किस को क्या वेटलैंड्स की डेफिनेशन है वो भी इस कन्वेंशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्वैम्प्स, मार्शेस, बिलाबोंग्स, लेक, सॉल्ट मार्श, ये सब इसके पार्ट है। ठीक है, तो ये पूरा कन्वेंशन में दिया हुआ है कि किसको हम एक वेटलैंड मानेंगे। अब एक लिस्ट तैयार की जाती है, जो कि ये लिस्ट भी अगेन इस कन्वेंशन का पार्ट है। वंस डेजिग्नेटेड दीज साइट्स आर एडेड टू कन्वेंशन लिस्ट। ठीक है, तो ये चीज की जाती है ताकि उस लिस्ट में जो भी साइट्स है उन्हें कंजर्व किया जा सके, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे।
केटरिंग टू हाईली वल्नरेबल साइट्स। तो एक तो रामसर लिस्ट हो गई, और इससे भी ज़्यादा वल्नरेबल जो साइट्स ऐसे हैं जिनको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई साइट है जहाँ पर कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज सिर्फ उस एरिया में देखा जाता है और उस वेटलैंड में ही वो सर्वाइव कर सकता है और एंडेमिक है, लेट्स से, ये सारी चीज़ें अगर दिख रही हैं तो उस वेटलैंड को पूरी तरीके से कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक हैबिटेट बनता है इस तरह के स्पीशीज़ का, ताकि उस स्पीशीज़ को भी कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, एक्सटिंक्ट वो ना हो। तो इस तरह के बहुत ही वल्नरेबल जो साइट्स हैं उनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का पार्ट बनाया जाता है, ताकि उनको और भी स्पेशल तरीके का प्रोटेक्शन दिया जा सके, बहुत ही स्पेशल एफर्ट्स लगाए जा सके। ठीक है, तो अगर रामसर लिस्ट में जाता है तो प्रोटेक्शन मिलती है, और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन अगर वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में जाता है तब मिलती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके से पहले तो वेटलैंड्स को डेजिग्नेट किया जा रहा है, लिस्ट बनाया गया है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, एंड बिल्डिंग कंसेंसस की जहां पर इंटरनेशनल जो है कंसेंसस बनाया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के थ्रू। रामसर कन्वेंशन की सीओपी होती है और इसके थ्रू ये किया जाता है, और इस से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनली एफर्ट्स लगाए जाते हैं इस डायरेक्शन में। ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें एटलीस्ट 4 डायमेंशंस तो देने ही होते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, और ये जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर अगर आप दे रहे हो तो आपके आंसर को बाकियों के आंसर से अलग बनाता है, एक बहुत ही बढ़िया फ्लो जो है बैठाता है। एक लाइन तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आया था 2018 के मेंस GS3 पेपर में, HAS मेंस GS3 पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगेन 2 माइक्रो क्वेश्चन है। पहला तो एक्ट इटसेल्फ हमें एक्सप्लेन करना होगा, दूसरा है सेलिएंट फीचर्स इसके बताने होंगे। ठीक है, तो एक्ट के टेक्निकल डिटेल्स पहले हो गए, उसके बाद फीचर्स हम बता रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि दिस वाज पास्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड एंड प्लांट्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इनके प्रोटेक्शन के लिए इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे इस एक्ट में। इसके साथ में इंश्योरिंग द इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर करेंगे, तभी इंडिया में जो ह्यूमंस रह रहे हैं उनकी लिविंग और उनकी जो है आगे सस्टेनेबिलिटी वो हम इंश्योर कर सकते हैं। तो ये चीज़ कैसे की जाती है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके, बिकॉज वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं हमारे पूरे फूड वेब का और पूरे इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का। तो ये सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके इंश्योर किए जाते हैं, और ये इंडिया के इंटरेस्ट में है ऑब्वियसली, बिकॉज पीपल जो है वो पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स क्या है अब इस एक्ट के, सबसे पहली बात तो ये है कि हंटिंग को प्रोहिबिट किया जाता है। इट प्रिवेंट्स हंटिंग ऑफ एनी एनिमल स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। इसके जो है सबसे पहली बात हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग शेड्यूल्स हैं अंडर दिस स्पेसिफिक एक्ट। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो इन द इंट्रोडक्शन कि शेड्यूल्स हैं, और उन शेड्यूल्स के अलग अलग तरीके के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, अगर शेड्यूल 1 में है तो हाईली प्रोटेक्टेड वो स्पीशीज होगा। कोई स्पीशीज को अगर शेड्यूल 1 में रखा गया तो हाईली प्रोटेक्टेड होगा। हाईली प्रोटेक्टेड हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज उनको हंट करना, जो भी एनिमल्स हैं स्पीशीज है उसमें उनको हंट करना प्रोहिबिटेड है। हंटिंग ऑफ एनी एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 शेड्यूल्स में अगर हैं तो हंटिंग उनका जो है वो पूरी तरीके से prohibited है। A prohibition of cutting or uprooting certain plants. It does not permit the uprooting, damaging, possessing or selling of any plant। अगर इस जो एक्ट के शेड्यूल का पार्ट बनता है तो उसको कट करना, अप्रूट करना वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। डिक्लेयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, इनको डिक्लेयर करना और प्रोटेक्ट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स भी वाइल्ड लाइफ से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर इस एरिया में बहुत ज़्यादा वाइल्ड जो है एनिमल्स रह रहे हैं तो उससे एक सेंचुरी या फिर प्रोटेक्टेड एरिया जो है डिक्लेयर किया जाता है, और उस डिक्लेयर
डिक्लेरेशन के पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को एज पार्ट ऑफ दिस एक्ट दिए जाते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस बॉडीज लाइक नेशनल एंड स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया, सेंट्रल जू अथॉरिटी हो गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इस सबको एस्टैब्लिश करने का जो मैंडेट है वो इस एक्ट के थ्रू होता है। एंड द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है एक एपेक्स बॉडी है रिव्यूइंग वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड भी प्रोविजंस इस एक्ट में हैं। ये चेयर की जाती है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये जो है अप्रूव्स और रेस्ट्रिक्ट्स प्रोजेक्ट्स विद इन प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरियाज। तो जो प्रोजेक्ट्स इन एरियाज में होने हैं अलग अलग तरीके, लेट्स से माइनिंग है, वो अगर यहाँ पर किया जा रहा है तो वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो वो अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, उसका पूरा जो है स्टैंडिंग कमेटी के हाथ में होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने बता दिया। तो आप इन जनरल जो है ये लास्ट पार्ट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक आप मेंशन कर सकते हो इन 4 मार्कर। 8 मार्कर हो गया तो और भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये था सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉम नेशनल एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज, एक स्पेसिफिक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, उसमें से ये जो है 8 मिशन से इस एक्शन प्लान के पार्ट हैं, उसमें से एक मिशन जो कि नेशनल वाटर मिशन है, इसके बारे में पूछ लिया गया है सीधा सीधा। तो इसके 8 मिशन, इस एक्शन प्लान के मेन एम्स, ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया व्हाट रोल कैन नेशनल वाटर मिशन प्ले इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है 2018 में। यहाँ हम ये चीज़ थोड़ा सा ट्रेंड देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस मोस्टली 4 या 8 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं। 20 मार्कर में जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो इस वजह से हमारे प्रिपरेशन भी उसी तरीके की होनी चाहिए कि क्रिस्प हम जो है 4 मार्कर के लिए लिख पाए, और अगर 8 मार्कर के लिए ये क्वेश्चन आ गया तो और भी थोड़ी चीज़ें इसमें ऐड कर सके। तो उस तरीके से आपका एनवायरनमेंट के सिलेबस को आई होप आप प्रिपेयर कर रहे होंगे और आगे भी वैसे ही करना है। तो नेशनल वाटर मिशन वाज पार्ट ऑफ NAPCC, और ये 2008 में NAPCC को लॉन्च किया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मिनिमाइजिंग वेस्टेज एंड इंश्योरिंग मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहली बात तो वाटर कंजर्वेशन, तो यहाँ पर पूछा गया नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो वाटर कंजर्व किया जाता है एज पार्ट ऑफ नेशनल वाटर मिशन। ऑब्वियसली ये चीज़ सबसे पहली बात जो है आपको बताना है। इसके साथ में मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ वाटर को मिनिमाइज करते हुए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसे एरियाज हैं जो कि ड्रॉट रिडन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट होता है, ऐसे एरिया है जहाँ पर सरप्लस वाटर है, तो इनके बीच जो है एक लिंक अगर हम लेकर आएंगे या फिर किसी तरीके से वाटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का जो मेगा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बातचीत की जा रही है, राइट। तो ये जो है नेशनल वाटर मिशन के तहत हम कह सकते हैं कि ये एक आगे का स्टेप है। यहाँ बोथ अक्रॉस एंड विद इन स्टेट थ्रू इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। वी आर नॉट जस्ट कंजर्विंग वाटर के साथ में लैंड जो है वो रिसोर्सेज भी कंजर्व हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ और अदर जो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सभी को कंजर्व करते हुए, सपोर्ट करते हुए इंटीग्रेटेड वे में वाटर रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाता है। इसमें मेनली 5 गोल्स हैं और इस तरीके से ये एक रोल प्ले करते हैं इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहला है एक वाटर डेटाबेस बनाना, ताकि पता चले कि बेसिन एरिया कहाँ पर है, कौन से रिवर का, कौन से वाटर बॉडी का बेसिन एरिया, रिवर बेसिन और वाटर बॉडी का लोकेशन कहाँ पर है और उसमें वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, इसके लिए रियल टाइम डेटा चाहिए। तो इसका एक डेटाबेस बनाना है। इसके साथ एफर्ट्स जो है सिटीजन के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम जो है वो किया जाना है वाटर कंजर्वेशन, ऑगमेंटेशन, प्रिजर्वेशन के लिए। आप नल खुला छोड़ रहे हो तो वहाँ पर इतने पैसे लगाए जा रहे हैं वाटर कंजर्व करने के लिए, आप घर पर नल अगर खुला छोड़ देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। फोकस्ड अटेंशन ऑन वल्नरेबल एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पर ड्रॉट होता है, फेमाइन होता है, ऐसे एरियाज में वाटर जो है
प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन पर ज़्यादा फोकस करना, ये भी एक गोल है। इंक्रीजिंग वाटर यूज़ एफिशिएंसी बाय 20%। ठीक है, तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, जहाँ पर बहुत ही धड़ल्ले से पानी जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल रीजन से। तो वो चीज़ को मिनिमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, हम ये कह सकते हैं। तो इससे वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, प्रमोशन ऑफ बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। तो बेसिन लेवल जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करना। एंड नेशनल वाटर मिशन इस तरीके से वाटर रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करते हुए आप लिख सकते हो कि अगर वाटर डेटाबेस सही है तो दैट विल हेल्प इन कंजर्विंग लैंड रिसोर्सेस एंड वाइल्ड लाइफ के को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से वाटर जिन एरियाज में रहता है वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वेदर कंडीशंस भी सही होते हैं, और इस तरीके से रेन जो है सही होती है, सही तरीके से होती है। एयर जो रिसोर्सेस हैं, एयर पोल्यूशन, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे आप नेचुरल रिसोर्सेस इसको लिंक कर सकते हो, और इवन इन द कंक्लूजन छोटा सा लाइन लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस थर्ड क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से आंसर कर सकते हो, जहां पर आप ये बताओगे, पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। एनएपीसीसी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स पूछे जा रहे हैं। तो एनएपीसीसी, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखो कि दो माइक्रो क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला पार्ट तो है आपको एनएपीसीसी के बारे में बताना है। इसमें जो 8 मिशन है, अगर आप उनके नाम याद रख पाओ, ऑब्वियसली आपको याद करना ही होगा, बिकॉज ये एक एक्सप्लिसिट टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो इसके नाम याद करो। और इसके बाद आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है, इनको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो दो माइक्रो क्वेश्चन। सबसे पहला हमने बता दिया, एनएपीसीसी जो है 2008 में लाया गया था। इसका मेन स्ट्रैटेजी का जो एम है वो है टू एनेबल द कंट्री टू अडाप्ट टू क्लाइमेट चेंज। सबसे पहली बात तो है हम क्लाइमेट चेंज को अडाप्ट करें और एनहांस इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पाथ। जो हम डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को ना भूलें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इश्यूज हो रहे हैं उनको भी टैकल करें। तो मल्टी डायमेंशनल इसके एम्स हैं, और इन एम्स को अचीव करने के लिए 8 मिशंस इसके अंडर जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेन स्ट्रेस हम अपने मेन जो पाथ है हाई ग्रोथ रेट उससे भटक नहीं रहे हैं। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए, ताकि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सके, रेजिलिएंट बन सके, और आगे कंट्रीब्यूट ना करें क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स को और एडवर्स बनाने में। तो ये चीज़ें इसके मेन एम है। 8 मिशन इसके अंडर चलाए जा रहे हैं। नेशनल सोलर मिशन, enhanced energy efficiency, sustainable habitat, water mission, national mission for sustaining Himalayan ecosystem, green India, national mission for sustainable agriculture, strategic knowledge for climate change। तो ये सारे जो है आपको नाम याद कर लेने हैं। अब इसके बाद एक जो है आप लाइन लिख सकते हो कि NAPCC इज बेस्ड ऑन सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इस तरीके से लिख के आप इस पार्ट को नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है उससे आप लिंक करोगे। तो ये लिंकिंग लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको वो ऐड करनी होगी। और हम इसके बाद बता रहे हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है। मेन फर्स्ट थिंग इज प्रोटेक्टिंग द पुअर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का सबसे मेन इफेक्ट हम देख सकते हैं कि पुअर पर होता है, जो कि कई लोग स्लम एरियाज में हैं, या फिर कई लोग कोस्टल एरियाज के एजेस पे रहते हैं। ऐसे लोग जो है उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, या फिर इसके जो मेन इफेक्ट्स होते हैं वो पुअर पर इस तरीके से हम देखते हैं, उनकी लाइवलीहुड जो है उस पर असर होता है, राइट। और बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो दे कैन नॉट अफोर्ड एसी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक जस्ट एक एग्जांपल है जहाँ पर गर्मी के वजह से उनकी एफिशिएंसी में कमी आ सकती है, एंड इवन जो है एक फेटल सिचुएशन भी हो सकती है वहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज सबसे पहले पुअर को इफेक्ट करता है। तो उस से जो है पुअर को बचाने का काम हम करेंगे। अचीविंग नेशनल ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिविएशन ऑब्जेक्टिव्स। तो हम नेशनल ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिविएशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को साथ में लेकर जब हम चल रहे हैं अलॉन्ग विद वेरियस सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर एंड यूज डिमांड साइड मैनेजमेंट। ठीक है,
तो जो भी स्ट्रैटेजीज हैं वो हमें इस तरीके से हमारे ग्रोथ की जब हम बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं, वो ऐसे होने चाहिए। एंड यूज डिमांड साइड मैनेजमेंट हमें जो है करना है। एंड यूज जो हो रहा है रिसोर्सेज का, लेट्स से वाटर मिशन का हम एक एग्जांपल ले लें। हम वाटर सबको प्रोवाइड तो कर रहे हैं, हर घर जल और नल की भी हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर वो नल खुला रह जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बर्बादी है। तो एंड यूज डिमांड साइड की जो मैनेजमेंट है वहाँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेज करने का एक पार्ट अवेयरनेस क्रिएट करना, तो वो भी ज़रूरी है। तो ये सब इसमें आ जाता है। एक्सटेंसिव एंड एक्सेलरेटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज, इसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए उसको डिप्लॉय करना। लेट्स से ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, वाटर प्यूरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी वो और जो है रिवर्स की क्लीनिंग की टेक्नोलॉजी है, ये सब हम और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। और इस डायरेक्शन में इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल नीदरलैंड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, राइट। तो इस डायरेक्शन में ये प्रिंसिपल ले जाता है। न्यू एंड इनोवेटिव मार्केट, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। इनोवेटिव इसीलिए क्योंकि एनवायरनमेंट, इकोनॉमी सबको साथ में लेकर चलना है, सिर्फ प्रॉफिट की हमें नहीं देखनी है। साथ में यूनिक लिंकेजेस, सिविल सोसाइटी हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, इन सबके बीच के लिंकेजेस क्रिएट करने का प्रिंसिपल और एम है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, अडॉप्टेशन, मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, ये सारे मेन एम्स हैं एनएपीसीसी के, जिन्हें इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर स्ट्रैटेजीज एंड मिशंस के थ्रू जो है अचीव किया जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लास्ट में जो है कंक्लूड करेंगे। अब देखिए, ये एक बहुत ही यूनिक सा अलग सा क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। पूछा गया है कि डिस्क्राइब अबाउट 6 मेजर क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स एंड लिस्टेड बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक्चुअली यूएस की है, और उसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले हम उसके बारे में लिखेंगे। दूसरा, इन 6 पोल्यूटेंट्स के बारे में लिखेंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट का, और इसका टास्क क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मैटर्स को हैंडल करना। अब ये जो है यूएस के क्लीन एयर एक्ट के तहत काम करती है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करना होता है, और ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर जो है एयर क्वालिटी किस तरीके की है, AQI, ये सब जो है पता चलता है। और ये एयर क्वालिटी 6 कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स के बेसिस पर किया जाता है, और ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस अब बन गई है। इंडिया में भी ये इसी तरीके का सिस्टम यूज़ किया जाता है। दीज पोल्यूटेंट्स आर फाउंड, तो ये सारे पोल्यूटेंट्स जो है ऑलमोस्ट यूएस में, वेरियस अदर कंट्रीज में भी ये देखे जाती है। कौन से क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स है? तो सबसे पहला है ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें तो स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन लेयर जो है वो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, बट देन ग्राउंड लेवल ओजोन हार्मफुल है। ये रिलीज होता है इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़, मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ से जो है ये बनता है, रिलीज होता है। केमिकल्स जो हमारे फैक्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनसे भी रिलीज होता है, राइट। तो ओजोन के बारे में हमने बता दिया। अब पर्टिकुलेट मैटर, बहुत ही छोटा माइन्यूट पार्टिकल्स जो है उन्हें हम पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं, और ये पर्टिकुलेट मैटर गैशियस एमिशंस से भी हो सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। इसके साथ में पर्टिकुलेट मैटर 10 यानी कि 10 माइक्रोमीटर्स का जो साइज़ है वो हमारे लंग्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से अंदर घुस जाता है, एंड वो कभी भी बाहर जो है नहीं आएगा और हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करेगा। इसी तरीके से PM 2.5 उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। 2.5 माइक्रोमीटर इसका जो है हम कह सकते हैं कि साइज़ है, और ये अगर हमारे लंग्स में घुस जाते बहुत ही बड़ी मात्रा में तो इट कैन बी फेटल ऑल्सो। तो इस वजह से इसके बारे में, इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर इसके लेवल्स को मॉनिटर किया जाता है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर हम जानते हैं कि ये ह्यूमंस को तो हार्मफुल है ही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है एसिड रेन का, ठीक है। तो इस वजह से इसको भी, इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, और इस वजह से इसे भी क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट माना गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज होता है ऑब्वियसली व्हीकल्स से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पावर प्लांट्स हो गए, इंजन्स हो गए, वहाँ से रिलीज होता है। रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट करता है, और ये जो है चिल्ड्रन और अदर एडल्ट्स, ओल्डर जो एडल्ट्स हैं उनमें ज़्यादा इफेक्ट करता है।
लेड जो है इसकी अगर हम बात करें तो गैसोलीन या यानी कि पेट्रोल वगैरह से ये जो है व्हीकल जब चलते हैं तो ये लेड रिलीज होता है। लेड एयर एमिशंस इंडस्ट्रियल सोर्सेज से भी रिलीज होते हैं। बैटरी रिसाइकलिंग, लेड स्मेल्टिंग वहाँ पर, क्योंकि बैटरीज में लेड यूज होता है, ये एक्चुअली एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे बॉडी में जाकर, ये बोन्स, ब्लड, सॉफ्ट टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाता है एंड देन हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन ये एक प्रोडक्ट है हमारे व्हीकल एमिशंस का, साथ में फैक्ट्रीज का। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी की कैपेसिटी जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन कैरिंग की है उसे रिड्यूस करता है। इसके साथ ये जो है इट ऑल्सो इस सबको मॉनिटर करना, तो हमने 6 इनके बारे में बता दिया, और इनको मॉनिटर करना और कंट्रोल करना पोल्यूशन को रिड्यूस करने की तरफ ले जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। तो ये पूछा गया है, डिस्क्राइब द वेरियस पैरामीटर्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन EIA से ये पूछा गया है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक एक्सप्लिसिट टॉपिक है हमारे सिलेबस में, सिलेबस जो कि GS3 यूनिट 3 सब यूनिट 1 का, और ये 120 वर्ड्स 8 मार्क्स के लिए पूछा गया 2018 में। यहाँ पर हम बता रहे हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की डेफिनेशन उसके बारे में हम बता रहे हैं, जहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट, लेट्स से एक माइनिंग प्रोजेक्ट, उसको जो है किसी एरिया में अगर आपको स्टार्ट करना है, या फिर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करना है एक नए एरिया में, तो उस पावर प्लांट के एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे उस पूरे एरिया में, उसको असेस करने के पूरे प्रोसेस को हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। आप यहाँ पर गलती मत करिएगा, सिर्फ एनवायरमेंटल अगर आप लिखोगे तो वो गलत होगा। यूनाइटेड नेशंस UNEP के द्वारा डिफाइन किया है कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट तीनों को ही असेस किया जाता है, ये ज़रूरी है। प्रियोर टू डिसीजन मेकिंग, इससे पहले कि उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उस एरिया में परमिट कर दिया जाए, ये इम्पैक्ट असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि इसका आगे जाके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा और वो उस एरिया के एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक कैरिंग कैपेसिटी को ब्रीच ना करे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इट एम्स टू प्रेडिक्ट environmental impacts, mainly find ways and means to reduce adverse impacts, local environment पे predictions and options to decision makers ये provide करता है। ये तो काफ़ी क्लियर है कि predict करता है क्या होगा, और फिर decision makers अपना देखेंगे कि क्या decision लेना है, permit करना है, नहीं करना है, या फिर कुछ modifications करने हैं ताकि ये effects ना हो। environmental and economic benefits को साथ में ले जाने के बहुत ही बढ़िया तरीका है EIA, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ऑब्वियसली आगे बढ़ा रहा है। स्टेप्स क्या है इसमें, तो यहाँ पर पूछे गए वेरियस पैरामीटर्स यानी कि स्टेप्स इसमें जो है लेने हैं। सबसे पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग। प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट्स जो भी किए जा रहे हैं एक फुल इस तरीके, क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना भी बहुत टाइम लगता है, फिर उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, तो क्या इस प्रोजेक्ट को ऐसे असेसमेंट की ज़रूरत है, उसको असेस करना पहली बात, उसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं, जहाँ पर येस और नो, यानी कि येस में होगा कि येस इसको ज़रूरत है क्योंकि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं, नो अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी नहीं हैं तब इस तरह की असेसमेंट आगे नहीं की जाएगी, तो ये स्क्रीनिंग में किया जाता है। स्कोपिंग, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इम्पैक्ट्स आर रेलेवेंट टू असेस, तो इम्पैक्ट्स किस किस तरह का इम्पैक्ट हमें देखना है, सोशल देखना है, क्या कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, सारे ही प्रोजेक्ट्स में ये सारे इम्पैक्ट्स नहीं होंगे, तो कौन से इम्पैक्ट्स को हमें जो है असेस करना है, उसको उसका स्कोप लिमिट करना, रेंज करना, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप में होता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट्स। अब थर्ड स्टेज में इम्पैक्ट्स देखना है क्या है, हर एक इम्पैक्ट का क्या असर हो रहा है, आगे क्या इसका कॉन्सिक्वेंस है, और इस चीज़ से रिलेटेड सारी की सारी जो है सर्च एंड रिसर्च, सर्वे, ये सब किया जाता है। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट को जो है रिपोर्ट किया जाता है। अब फाइनली उस सारा डेटा जो कलेक्ट किया गया है, इन्फॉर्मेशन जो निकाली गई है, उसको एक रिपोर्ट के रूप में लाया जाता है। और फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, अगर इसको आगे बढ़ाना है प्रोजेक्ट को, तो मैनेजमेंट प्लान लाया जाता है, नॉन टेक्निकल उसकी समरी दी जाती है। अब इस स्टेटमेंट का जो है रिव्यू होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर, जो भी हमने स्कोप रखा था उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है फाइनली कि इसे अप्रूव करना है या नहीं, या मॉडिफिकेशन करना है इसमें। फाइनली जब अप्रूव हो गया उसे मॉनिटर किया जाता है, कंप्लायंस, एनफोर्समेंट, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग इसके थ्रू। ठीक है, मॉनिटर करने के बाद आगे से कंटिन्यू करना है या नहीं, इससे रिलेटेड भी जो है स्टेप्स लिए जाते हैं। तो ये जो है सारे हम कह सकते हैं कि प्रोसेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व है,
और इंडिया की अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इंडिया में भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का पूरे तरीके से रूल्स बने हुए हैं। और 2006 में जो है ये नोटिफिकेशन आई थी, इससे रिलेटेड एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी के को एस्टैब्लिश किया गया था। एंड एआई प्रोसेस टू बी कैरिड आउट इन 4 स्टेजेस इंडिया में है। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन यहाँ पर इन्वॉल्व है, जहाँ पर पब्लिक से भी बात की जाती है, क्योंकि दे आर द वंस जो कि इफेक्ट होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने आगे जाकर। और फिर लास्ट में अप्रेजल, यानी कि इसे अप्रूव करना है नहीं करना है, इससे रिलेटेड फाइनल डिसीजन। पोस्ट ईआईए मॉनिटरिंग को भी इसका पार्ट बनाया गया था और इसे अभी इसका पार्ट बनाया गया। तो इस तरीके से ईआईए जो है एक बैलेंस क्रिएट करता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच, और ये डेफिनेटली एसडीजीज को अचीव करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। 2019 में आया था, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सबसे पहले इस एक्ट के बारे में बताएंगे एंड फीचर्स बताएंगे, यानी कि टेक्निकल डिटेल्स एंड देन फीचर्स। एक्ट के बारे में बताने का मतलब है ईयर तो इसमें दे दिया है, अगर नहीं दिया तो ईयर अब बताओगे, ऑब्जेक्टिव्स बताओगे और आगे जाकर फीचर्स बताओगे कि क्या इस एक्ट के मेन प्रोविजंस है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं 1986 में लाया गया था आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उसके बेसिस पर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। सिंपल, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, आराम से याद होगा। फीचर्स क्या है इसके? पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दिए गए हैं यहाँ पर, क्या है वो? तो एस्टैब्लिश अथॉरिटीज, इसके बेसिस पर अथॉरिटीज एस्टैब्लिश करना जो कि प्रिवेंट करने में स्टेप्स लेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, और टू टैकल स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और इश्यूज। तो टोटली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जो भी स्टेप्स लेने हैं, और उस स्टेप्स का एक पार्ट होता है अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश करना, ताकि वो स्पेसिफिक जो फील्ड्स हैं उसमें काम करे और उस चीज़ को वो ओन और हैंडल करें, ताकि उस रीजन से पोल्यूशन ना हो। लेट्स से एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक बॉडी बनी हुई है, तो वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड स्टेप्स लेगी। तो ये पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए इस एक्ट के तहत कि ऐसी बॉडी आप एस्टैब्लिश करो। कंप्लायंस विद इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाइक UNFCCC, UNCCD, CBD, इन से जो है कंप्लाई करने से रिलेटेड प्रोविजंस इसमें है। बेसिस फॉर वेरियस रूल्स इसके तहत लाए गए हैं। वेटलैंड रूल्स हो गए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गए, ये सब इस एक्ट के तहत लाए गए हैं। इवन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड इसमें प्रोविजंस हैं। तो ये एक्ट जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को एक क्रूशियल पार्ट मानता है किसी भी इस तरीके के प्रोजेक्ट के शुरुआत करने से पहले, जो कि डेफिनेटली अफेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को, साथ में सोशल एंड इकोनॉमिक जो वहाँ पे सेटअप है किसी भी रीजन में, उस प्रोजेक्ट के शुरुआत करने से पहले ये करने का, राइट। तो ये सारे इसके प्रोविजंस, और इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया और देखा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। आई होप इस सेशन से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ये चीज़ बताइए। आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।